हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट क्लास में चार्ज पार्टिकल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं। आपको मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें हमने ये किया था कि अगर चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा है तो हाउ मच टाइम स्पेंट, वो बार भी 30 डिग्री के एंगल पे ही आता है। और हमने टाइम स्पेंट वगैरह, इम्पल्स वगैरह फाइंड हमने की थी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आपके पास कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है टी है थिकनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस ज़्यादा है रेडियस से, रेडियस की वैल्यू mv/qb होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस रेडियस से ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल जितने एंगल पे एंटर करेगा घूमने के बाद उतने ही एंगल पे बाहर आता है। रोटेट करने के बाद वो सेम एंगल पे बाहर आता है। हमने 30 डिग्री पे एंटर करवाया था, 30 डिग्री पे बाहर आया था। 190 डिग्री पे एंटर करा, 90 डिग्री पे बाहर आएगा। लेकिन अगर थिकनेस कम हो तब क्या होगा? अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जिस हिस्से में है, जिस पोर्शन में है, अगर उसकी जो थिकनेस है टी, अगर थिकनेस रेडियस से लेस है देन व्हाट विल हैपन। तो इस केस में बच्चे ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, q चार्ज पार्टिकल और m इसका मास है। इस तरह एंटर कर रहा है। पहले अपन ये देखते हैं कि फोर्स कहाँ लगेगी। वेलोसिटी राइट साइड पे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थंब ऊपर की तरफ है। तो जो फोर्स लगेगी वो यहाँ लगेगी, मतलब यहाँ पे सेंटर होगा। ठीक है, सर्कल का सेंटर होगा। चेक करो, वेलोसिटी राइट साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऊपर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पूरा नहीं घूम पाएगा बिकॉज इसकी थिकनेस कम है इस केस में। तो चार्ज पार्टिकल बच्चे ऐसे होगा, जब वो घूम रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाए उस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल टेंजेंशियली फ्लाई करता है। सेम स्पीड से करेगा फ्लाई, स्पीड रिमेन सेम, क्योंकि आपको बताया था मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मेरे को पता लगाना है कि व्हाट इज़ दिस एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आ रहा है हॉरिजॉन्टल, डिफ्लेक्ट कितने एंगल पे होगा। तो आप इसके सेंटर को यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए। दिस पॉइंट इज़ ए। तो मेरे को थीटा पता लगाना है। थोड़ी सी मैं इसमें मैथमेटिकल सी कैलकुलेशन करूँगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर ओ से ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस में और टेंजेंट में टोटल एंगल होता है 90। 90 में से ये वाला एंगल आपके पास है 90 माइनस थीटा। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा आपके पास? थीटा बचेगा। रेडियस में और टेंजेंट में एंगल टोटल 90 होता है ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल कितना बचा? थीटा बचा है। अगर इधर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। दिस पॉइंट इज C। नाउ इन ट्रायंगल OAC, अब OAC ट्रायंगल को देखिए। OAC ट्रायंगल में व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज AC/OA। AC है परपेंडिकुलर एंड OA है हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC? AC है थिकनेस T के बराबर एंड व्हाट इज OA? OA है रेडियस R। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू T/R आ गई। ये एक फॉर्मूला चाहे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर थिकनेस कम है तो चार्ज पार्टिकल कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा? डैट एंगल इज साइन इनवर्स T/R। व्हाट इज T? थिकनेस, और R है रेडियस। अगर मान लीजिए गलती से आपको कई बार थिकनेस ज़्यादा दी हो रेडियस से और आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको पता है अगर थिकनेस ज़्यादा है रेडियस से तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब थिकनेस रेडियस से कम है। डिफ्लेक्शन देखने के लिए होता है। मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ।
ये आपके पास क्वेश्चन है एक पहले कि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो थिकनेस है ना T, वो mv/2qb दी हुई है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, q इसका चार्ज है, v इसकी वेलोसिटी है और b हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, m इसका मास है, सारा डाटा पता है। वी हैव टू फाइंड एंगल एट विच दिस पार्टिकल डिफ्लेक्ट। पहले तो आप ये चेक करो कि जो थिकनेस है वो रेडियस से कम है कि ज़्यादा है। आपको बच्चे इसमें थिकनेस कितनी दी हुई है, mv/2qb, और रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, mv/qb। तो थिकनेस है वो हाफ दी हुई है, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ वापस नहीं आएगा, उस तरफ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ये उस तरफ से डिफ्लेक्ट होगा तो देखते हैं, सपोज ये वेलोसिटी v से ये चला गया, थीटा इज़ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वी हैव टू फाइंड थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करवाया है, T/r होता है। T थिकनेस है और r क्या है, रेडियस है। थिकनेस की वैल्यू है mv/2qb और रेडियस आपके पास होता ही है mv/qb। तो जब हम कटिंग करेंगे तो व्हाट इज साइन थीटा, 1/2, तो इससे थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। मगर चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका करते हैं। इसमें एक बात और आपको बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी x, ये तो एंगल 90 डिग्री है ही। ठीक है ना, जिस प्लेट पे ये एंटर कर रहा है उस प्लेट के साथ कितने एंगल पे बाहर आएगा, ये एंगल, वो हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो v का एंगल 90 डिग्री है ही, वो नहीं देखना हमने। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपके पास ना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो थिकनेस है वो गिवन है mv/8qb, T1 कह रहे थे। फिर इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ब्लैंक है ये। फिर अगले पोर्शन में फिर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है इसकी थिकनेस T2 भी mv/8qb है। जो बीच वाला पोर्शन खाली है इसको अपन T3 कह रहे थे। जो बीच वाला पोर्शन खाली है T2, जो इसकी थिकनेस है वो mv/ वो भी 8qb है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, हमें बताना है कि जो टोटल कितना डिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थिकनेस तो रेडियस से कम ही है क्योंकि ये mv/8qb है, तो डिफ्लेक्ट होगा, वापस नहीं आएगा। अब इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया तो ये टेंजेंशियली फ्लाई करेगा। ठीक है, जब इस पोर्शन में एंटर करेगा चार्ज पार्टिकल फिर थोड़ा सा कर्व पाथ में जाएगा, तो ये डायग्राम बनती है। थोड़ी सी मेरे को इसको ऊपर की तरफ बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर की तरफ बना देते हैं। इसमें कर्व, इसमें स्ट्रेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगले वाले में फिर कर्व। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल टेंजेंशियली निकलेगा और ये एंगल मेरे को थीटा पता लगाना है कितना है। ठीक है ना, तो आपको मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, T/r। बट इस T होता है बच्चे टोटल थिकनेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक तो T1 वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है और एक T3 वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास T1 + T3 आएगा। T1 की वैल्यू है mv/8qb, T3 की वैल्यू है mv/8qb। तो आपके पास टोटल थिकनेस आ जाएगी mv/4qb। तो यहाँ पे T की आप वैल्यू पुट करेंगे mv/4qb और रेडियस की वैल्यू भी कितनी है, वो तो फिक्स ही है mv/qb। तो कटिंग करके साइन थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई है तो चार्ज पार्टिकल इस एंगल पे क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो थीटा इज साइन इनवर्स 1/4 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चे,
ये मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है ये जेई मेंस में, नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी कॉन्सेप्ट था, इसलिए साथ ही मैंने इसको लिंक कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ लोरेंस फोर्स। देखते हैं व्हाट इज़ द लोरेंस फोर्स। अभी तक हमने चार्ज पार्टिकल को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया था, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कंबाइन इफेक्ट में मूव करवाए तब क्या होगा, वो हमने देखना है। तो अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के कंबाइन इफेक्ट में मूव करे तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगती है एफ, दैट एफ इज़ कॉल्ड लोरेंस फोर्स। और लोरेंस फोर्स इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम है। अब आपको पता है सबको कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो होता है QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q ब्रैकेट V क्रॉस B। तो ये जो F लिखा है हमने लेफ्ट साइड पे, दिस F इज़ द लोरेंस फोर्स। ठीक है, अब इसके हमने केसेस बनाने हैं। फर्स्ट केस आप बनाते हैं कि जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, जब ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे तब क्या होगा। तो V E इलेक्ट्रिक फील्ड और B है मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं मैग्नेटिक फोर्स लिखना चाहूँगा। मैग्नेटिक फोर्स FM का मैग्नीट्यूड होता है QVB साइन थीटा। इसमें बच्चे V और B एक दूसरे के पैरेलल है, जिसके कारण थीटा की वैल्यू कितनी बन गई है, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 बन गई है, साइन 0 होता है 0, तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स, 0। तो जब तीनों पैरेलल हो गए तो मैग्नेटिक फोर्स का तो कोई रोल है ही नहीं। अब सिर्फ कौन सी फोर्स बची है आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स बची है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो एंगल पे डिपेंड नहीं करते, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपके पास QE ही आएगा, बिकॉज इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द एंगल। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फोर्स ख़त्म हो गई है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बची है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आई उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स FE प्लस मैग्नेटिक फोर्स FM लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है QE। इस केस में व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स, 0। तो ये आपके पास जो नेट फोर्स बनी लोरेंस फोर्स, ये आपके पास QE बन गई है बस। दिस इज़ द नेट फोर्स, लोरेंस फोर्स QE। इस केस में V, E और B ये तीनों आपस में क्या थे, पैरेलल थे। सेकंड केस अपन करते हैं, अगर ये तीनों ही परपेंडिकुलर हो। हमारे सब्जेक्टिव सिलेबस में 2 ही केसेस है, जब ज़्यादा तीनों पैरेलल है या तीनों परपेंडिकुलर है। तो अपन सेकंड केस करते हैं, V E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा। तो पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। इसमें हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये आपके पास है पॉजिटिव प्लेट, ऊपर वाली प्लेट है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बनाई पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E। ये चार्ज पार्टिकल Q आ रहा है, मास इसका M है, वेलोसिटी इसकी V है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, तो पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी तरफ लगती है। ये मैंने अलग से शो कर दी इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, QE। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होती है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर रहा हूँ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आउटवर्ड है, जेड एक्सिस में हो गया एक तरह का।
वेलोसिटी इसकी एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स देखें तो क्या होगी, V से B की तरफ फिंगर घुमानी है ना, यही होता है ना, B बार की तरफ है ना, तो V वेलोसिटी से B की तरफ फिंगर घुमानी है। तो चेक करो थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। V वेलोसिटी से B की तरफ फिंगर घुमानी है तो थंब जा रहा है डाउनवर्ड। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगी अपनी वो डाउनवर्ड लगी, और इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है Q ब्रैकेट V क्रॉस B। अब अगर मैं दोनों फोर्स के लिखूं मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बना, QE, नीचे वाली मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बना, QVB sin 90, क्योंकि वेलोसिटी V में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री और sin 90 होता है 1। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स बनी वो QVB बनी मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। अब बच्चे इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो देखो ऑपोजिट है। अगर इफ़ दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए देन नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, व्हाट इज़ नेट फोर्स, 0। और अगर नेट फोर्स 0 हो जाती है तो चार्ज पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड। तो अगर Fe और Fm बराबर हो जाए इस केस में, तो चार्ज पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि फोर्स ही नेट 0 लग रही है। अब देखिए उसकी वेलोसिटी होगी कितनी, नेट फोर्स 0 होगी तो लिखेंगे आप द चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कितनी। आपने Fm को Fe के बराबर कर दिया है, Fm की देखो वहाँ पे वैल्यू लिखी है QVB और Fe की वैल्यू लिखी है QE। दोनों तरफ Q से Q कैंसिल हो गए तो आपके पास V वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है E/B। तो चार्ज पार्टिकल इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, और अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, जैसे वो आ रहा था स्ट्रेट लाइन में वैसे ही चला जाएगा, कहीं टर्न नहीं करेगा क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, 0 लग रही है। अब बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या, हमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का क्या बेनिफिट है। वेलोसिटी की वैल्यू E/B आ गई है ना जी। तो अगर चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू E/B आ गई है। ये अपन कहाँ लगाते हैं ये हम समझेंगे बात को। सपोज़ करिए मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है और ये ना प्रोटॉन एमिट कर रहा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। सपोज़ कर लो अल्फ़ा पार्टिकल ले लेते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। हर अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है, किसी की स्पीड 9 है, किसी की स्पीड 10 है, अलग अलग स्पीड से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं। मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाला अल्फ़ा पार्टिकल चाहिए बस, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं E की वैल्यू और B की वैल्यू इस तरह सेट करूँगा कि E/B सोल्व करके 10 आ जाए। मैं E की वैल्यू 20 ले लूँगा, B की वैल्यू 2 ले लूँगा, सोल्व करके कितना आ गया, 10 आ गया। तो E और B की मैंने ऐसे वैल्यू सेट की कि 10 वाली वेलोसिटी वाला अल्फ़ा पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा, और अदर अल्फ़ा पार्टिकल्स कोई कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा, स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएंगे। तो आप 10 मीटर पर सेकंड वाला अल्फ़ा पार्टिकल बड़ी आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, और इस चीज़ को आप वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। नाम ही इसका क्लियर है, वेलोसिटी सिलेक्टर। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमने सिलेक्ट कर ली तो डैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, हमें अगर 10 मीटर पर सेकंड वाला अल्फ़ा पार्टिकल चाहिए तो आप E और B को अपनी मर्ज़ी से इस तरह सेट करिए ताकि उनकी रेशो 10 आए। तो अगर रेशो 10 आएगी तो 10 मीटर पर सेकंड वाला अल्फ़ा पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट चला जाएगा, कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
तो इस तरह आप एक पर्टिकुलर स्पीड वाला अल्फ़ा पार्टिकल कोलेक्ट कर सकते हैं, और अदर अल्फ़ा पार्टिकल जिनकी स्पीड 9 थी, 12 थी, 13 जो भी थी, वो रिजेक्ट हो जाएंगे और 10 वाला सिलेक्ट हो जाएगा बस। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में इसको आप यूज़ करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को ई, बी और वी परपेंडिकुलर रख के। मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड so that charge particle go undeflected, so that charge particle go undeflected in cross electric and magnetic field। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर। चार्ज पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड इन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड गिवन है मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। आपको क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड इज़ 5 टेस्ला। सीधे क्वेश्चन है, अगर चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए v का E/B। अगर फॉर्मूला भूल जाता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स QVB बराबर कर देनी है। इससे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। v अपने को दिया है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड, और मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू है 5। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल गो अनडिफ्लेक्टेड, वो स्ट्रेट जाएगा, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, तो हमारा ये वाला टॉपिक है ख़त्म हो गया। इसके बाद ना सिलेबस में अपने हैं साइक्लोट्रॉन, बट CBSE ने इस साल के लिए साइक्लोट्रॉन कट कर दिया, वो अब नहीं आएगा, आपको फाइनल पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, हर साल वैसे आता है, बट इस साल कोरोना करके उन्होंने थोड़ा सिलेबस कम किया है, तो साइक्लोट्रॉन इज डिडक्टेड। तो आपने भी साइक्लोट्रॉन नहीं करना। ये डिवाइस है, इसका कोई लिंक नहीं है, बस हमने E और B लगाया था ना क्रॉस, वही हमने अप्लाई करना था उसके अंदर। तो साइक्लोट्रॉन आपने छोड़ देना। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक ना हमने जो फोर्स निकाली थी ना बच्चे, वो हमने चार्ज पार्टिकल पे निकाली थी, लेकिन अब हमने जो फोर्स निकालनी है वो हमने करंट कैरिंग वायर पे पता लगानी है कि करंट कैरिंग वायर पे कितनी फोर्स लग रही है। एंड दैट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है, इसी को हम आगे आगे यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ अ करंट कैरिंग वायर। ये मैं वायर बना रहा हूँ, इस वायर की जो लेंथ है वो L है, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। ये इसका एक्सिस हो गया वायर का। एंड दिस वायर इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एट एंगल थीटा। इस वायर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो फिक्स होती है। कॉपर के लिए 10⁻29 है, ऐसे अलग अलग मटेरियल के लिए फ़िक्स होती है। अब हमने ये देखना है कि इसमें कितनी फोर्स लग रही है करंट कैरिंग वायर पे। तो थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, लिखते हैं। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, कंसीडर करंट कैरिंग वायर हैविंग लेंथ L and area of cross section A, area of cross section A. It is placed inside the
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एंगल थीटा, प्लेस इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एंगल थीटा। अब देखो बच्चे, करंट जा रहा है आपके पास राइट साइड पे, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो किस स्पीड से जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं ना इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लिखता हूँ कितनी लगेगी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल का अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q ब्रैकेट V क्रॉस B। तो फोर्स हमने पता लगानी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है vd। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब मैं इसमें पता लगा लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस पूरी वायर में, है ना। फिर मैं उन टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को इससे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन की मैंने फोर्स निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की मैं फोर्स निकाल के टोटल फोर्स ऑन वायर आ जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, n क्या चीज़ है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कैपिटल N, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू L। इससे आपके पास कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NaL। व्हाट इज़ कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल जो फोर्स बनेगी दैट इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास टोटल फोर्स आ गई। टोटल नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL। व्हाट इज़ फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, -e ब्रैकेट Vd क्रॉस B। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फोर्स आ जाएगी वायर के ऊपर। तो आपके पास जो टोटल फोर्स F बनेगी डैट इज़ -NaLe Vd क्रॉस B। दिस इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, वो अपन देखते हैं कैसे करना है। आप सबने बच्चे ये पढ़ा हुआ है करंट I का फॉर्मूला ANeVd, ये हमने पढ़ा है। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय L, दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा I इंटू L इक्वल टू ANeVd इंटू L। L से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने इस तरफ L के ऊपर वेक्टर डालना है और इस तरफ आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वेक्टर डालना है। बताएंगे ऐसा क्यों। करंट के ऊपर हम वेक्टर लगा नहीं सकते, तो करंट के साथ वेक्टर नहीं लगा सकते, और मैं करंट के साथ लेंथ लिख के उस पर वेक्टर लगा देता हूँ। और जो IL पूरा बनेगा ना, इसको हम फिज़िक्स में करंट एलिमेंट कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन करंट वाली ही होती है। इसमें मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एरो लगा सकता था, वेक्टर लगा सकता था, लेकिन आपको ये पता है कि जिस तरफ करंट जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है। इसके कारण यहाँ पे मैं साइन कौन सा लगा दूँगा, माइनस का लगाऊंगा। माइनस का साइन हमें क्या शो कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये माइनस का साइन बता रहा है। तो पहले मैंने I इक्वल टू ANeVd लिखा, फिर दोनों तरफ लेंथ L से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर लेंथ पे वेक्टर लगाया और उधर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वेक्टर लगाया। ये करंट की डायरेक्शन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन होती है ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब चेक करो, ये पूरी टर्म माइनस माइनस NaLe Vd यहाँ तक, ये पूरी टर्म की वैल्यू I वेक्टर L है। तो अगर इस पूरी टर्म की वैल्यू I वेक्टर L है तो आपके पास जो फोर्स बनेगी वो बन जाएगी I ब्रैकेट L क्रॉस B। इस पूरी टर्म की वैल्यू I वेक्टर L है, तो ये फोर्स ये बन गया आपके पास I ब्रैकेट L क्रॉस B। तो दिस इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बस आंसर आ गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ
तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ILB साइन थीटा लगा देना है, बस क्रॉस हटा के थीटा लगा देना है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए वही रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल। करंट से B की तरफ फिंगर घुमानी है या स्क्रू घुमाना है, करंट से B की तरफ आप स्क्रू घुमाओ, क्योंकि L क्रॉस B है ना, करंट से B की डायरेक्शन में स्क्रू घुमाना है, तो थंब बार की तरफ आ रहा है, तो थंब वही फोर्स की आपको डायरेक्शन बताएगा। जिस तरह पर पहले फोर्स निकालते थे वही तरीका है फोर्स निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास, F = ILB साइन थीटा। ये डेरिवेशन बच्चे लिखनी है आपने, 3 टाइम लिखोगे, ठीक है, तभी याद होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है सारी अभी। ये एक का लिंक दूसरे के साथ है, दूसरे का लिंक थर्ड के साथ है, ऐसे लिंक वाला टॉपिक है सारा ये। ठीक है जी, अब मैं इसका एक आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे, अ वायर हैविंग लेंथ 2 मीटर, मास 20 ग्राम, कैरिंग अ करंट 5 एम्पेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, what should be magnitude and direction of magnetic field so that weight can be balanced, so that its weight can be balanced। हाँ जी, तो पहले अपन ये देखते हैं कि वायर करंट कहाँ कैरी कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इस तरफ करंट जा रहा है वायर में। करंट आपको I गिवन है, करंट I कितना गिवन है, 5 एम्पेयर। इस वायर का जो वेट है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो आती है फोर्स, फोर्स कहाँ लगनी चाहिए ताकि इसका वेट बैलेंस हो जाए, तो फोर्स लगनी चाहिए वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज़ BIL साइन थीटा, इसमें 90 डिग्री होगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू BIL। थीटा 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि करंट है x एक्सिस में, फोर्स है y एक्सिस में, तो अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में बनेगा, थीटा 90 डिग्री होगा। तो पहले आप बैलेंस करके B निकाल दे, तो BIL = mg, B की वैल्यू आ गई है mg/li। मास कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम को मैं लिख देता हूँ 20/1000। G की वैल्यू 10, लेंथ है 2 मीटर, करंट है 5 एम्पेयर। तो इससे B की वैल्यू जो बनेगी 200/1000 × 2 × 5 10, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.02 टेस्ला। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सीधा ही है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। वेट को हमने मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस कर दिया, वेट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगनी चाहिए। अब एक चीज़ और बतानी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वेट वगैरह हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपने नॉर्थ बनाना है अंदर की तरफ, नॉर्थ अंदर है और साउथ बाहर बनाना है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ अंदर है साउथ उधर है, वेट नीचे है। 3 डिमेंशन डायग्राम है ना, तो नॉर्थ मेरे को इधर बनाना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, साउथ आपकी तरफ, वेट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। अब ये तो आपको पता है कि करंट x एक्सिस में है, फोर्स y एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में होगा। z एक्सिस में मतलब या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज करता हूँ, तो करंट से B बाहर की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। करंट से, करंट इधर, B अगर मैं बाहर की तरफ जा सपोज करता हूँ तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, मतलब फोर्स नीचे लग रही है।
तो मेरी ये सपोजिशन गलत होगी। करंट, अगर मैं करंट से बी बार की तरफ सपोज कर रहा हूँ तो थंब नीचे जा रहा है, मतलब फोर्स नीचे है, तो ये सपोजिशन गलत है, मतलब बी बार की तरफ नहीं है, बी बार की तरफ नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, करंट से अगर मैं अंदर की तरफ फिंगर घुमाऊँ तब थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर। करंट से अगर अंदर की तरफ फिंगर घुमाऊँ तब थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। जब भी आपको ईस्ट वेस्ट आ जाए तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बतानी है, नॉर्थ है, साउथ है, क्या है। तो करंट इधर, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो थंब ऊपर जा रहा है, देखो, और फोर्स मैंने ऊपर ही ड्रा करी है। इसका मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए, तब बच्चे वेट आपका बैलेंस होगा। तो थोड़ी अगर आप डायरेक्शंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा आपको ये। थंब रूल है, अगर मैंने पहले केस सपोज करा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मेरा थंब नीचे आ रहा था, लेकिन फोर्स नीचे की तरफ नहीं है, थंब नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। तो पहला केस मैंने सपोज करा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, वो गलत हो गया। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने जब फिंगर अंदर की तरफ घुमाई है तो थंब ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है क्योंकि थंब ऊपर ही जा रहा है। तो इससे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगा ली है, नॉर्थ की तरफ आ गया। दिस इज़ द आंसर। कल हम बच्चे इस तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।